हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित तंवर। आप सभी इस ऑनलाइन पोर्टल पे मैं सुभाष ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप सेवन बड़ी सिक्कर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको बताएं, अपने इस पोर्टल पे क्लास 12 की वीडियो चल रही है। उसमें अपनों ने क्लास चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें 4.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज अपने 4.2 के क्वेश्चंस करेंगे और 4.2 के अपने पास सारणी की कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है, वो पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल मैथ ट्यूटर विद सुमित तंवर को सब्सक्राइब करें और उस पर बेल आइकन का जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में सबसे पहले आपने देखा कि टॉपिक दे रखा है सारणी एक्सरसाइज 4 क्लास 12 मैथ। तो सबसे पहले आज अपने सारणी के कुछ गुणधर्म की बात करेंगे। सारणी के गुणधर्म मतलब कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, वो प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, कैसे क्वेश्चंस होंगे, किस तरह से अपने को क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी आपको मैं आज इस वीडियोस के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज कहता है, देखो मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ के बता देता हूँ बुक में और फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या कहता है आपको, नंबर 1 प्रॉपर्टी बोल रहा है यदि किसी सारणी की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दैट मीन क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, सारणिक है, ठीक है। यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 कोई है। आपके पास इसकी कोई एक वैल्यू है, मान लो ये सारणी है आपके पास और इस सारणी का मान आपके पास कोई मान है, फॉर एग्जांपल x मान है, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू है, x मान है, तो वो कहता है इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें। दैट मीन इसका ट्रांसपोज कर दें। एक ही बात है कि पंक्तियां किस में बदल जाए, स्तंभ में। A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 ऐसा हो जाए ना, तो इस जो सारणी का मान भी x जाएगा, मतलब जो इसका जो मान आया था उसका मान में कोई फर्क नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। यदि ये x है तो ये भी x आएगा। ये नंबर 1 प्रॉपर्टी कहती है आपकी। नंबर 1 प्रॉपर्टी यही कहती है कि प्रत्येक पंक्तियों को स्तंभों में और प्रत्येक स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। जो सारणी का मान था वही सारणी का मान रहेगा। नंबर 1 प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी की बात करता है। नंबर 2 नंबर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि किसी सारणी में दो पंक्तियां या दो स्तंभों को परस्पर इंटरचेंज किया जाए, विनिमय इंटरचेंज किया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। इसका मतलब देखो क्या है, 2 नंबर प्रॉपर्टी का क्या कहता है। अपने इसी एग्जांपल को लेते हैं। अपने पास एक मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। और उसने क्या कहा, इस सारणी में कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ को आपस में बदल दें, आपस में इंटरचेंज कर दें। मतलब ये C1 होता है, ये C2 होता है और ये C3, ये R1, ये R2 और ये R3 होता है, ठीक है। ये पूरा R1, ये पूरा R2 और ये पूरा R3। तो वो कहता है कोई भी दो पंक्तियां, मतलब R1 चेंज टू R2 कर दो या C1 चेंज टू C2 कर दो। कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ, मतलब दोनों में से एक ही काम के एक बार में करना है। ऐसे नहीं आप पंक्ति बदल रहे हो स्तंभ में बदल, जी नहीं। दोनों में से कोई एक काम करना है आपको कि कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ, ठीक है। आई लिखोगे तो और भी अच्छा रहेगा, आई और यहाँ पे भी आई, ठीक है। तो ये अच्छा आई जे मतलब R1 आई तो 1 हो गया ना, तो 1 2 मतलब 3 कुछ भी कर सकते हो तो उससे ठीक रहेगा। वह आई का मतलब पहला और उधर भी R1 R1 हो जाएगा। दैट मीन आप आई जे लिख सकते हो या जे आई लिख सकते हो, ठीक है ना। या 1 2 रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदल दें और या कोई भी दो स्तंभों को आपस में बदल दें
तो जो इस सारणी का मान है, जैसे इस सारणी का मान आपके पास मान लो, इस सारणी का मान आपके पास x आया, ठीक है। तो आपने जैसे ही बदला आपके पास देखो नई सारणी क्या आ जाएगी, नई सारणी के बाद आपके पास जैसे मान लो मैं दो पंक्तियों को आपस में बदल रहा हूँ, तो मैंने R1 R2 को बदल दिया, तो B1 B2 को ऊपर कर दिया और A1 A2 को नीचे कर दिया और C1 अपनी जगह है। तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो इस सारणी का मान आया था ना और इस सारणी का मान संख्यात्मक मान वही रहेगा, बस यहाँ प्लस था तो अब की बार क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान के संख्यात्मक मान वही रहता है। जैसे +5 है तो +5 तो रहेगा, लेकिन प्लस था अब की बार क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये बहुत बार यूज होता है। इसका यूज अपने बहुत कम करेंगे, इसका यूज बहुत बार करेंगे। तो आप दोनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से नोट कर लीजिए विद एग्जांपल। देखो लाइनिंग लिख के जो आपको पास पहले पास जो आपको हेडलाइन दे रखी है उसकी हेडलाइन लिख लोगे और उसके बाद ये एग्जांपल लिखोगे तो आपको बेटर अच्छा मतलब देखो आप अच्छे से नोट्स बनाओगे तो आपको फायदा होगा, आपके लिए ही वो यूजफुल है, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। अब अपने सारणी का तीसरा गुणधर्म पढ़ेंगे। तो तीसरा गुणधर्म क्या कहता है, तीसरा गुणधर्म आपके पास यही कहता है यदि किसी सारणी का कोई भी पंक्ति या कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ सर्वसम हो जाए। सर्वसम का मतलब कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ, सर्वसम का मतलब होता है आइडेंटिटी, मतलब इक्वल हो जाए। जैसे इक्वल का मतलब 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसा हो जाए तो उस केस में आप क्या कह सकते हो, सारणी का मान 0 हो जाएगा। जैसे आपके पास यही प्रॉपर्टी कहते हैं इस सारणी में कोई भी दो पंक्तियां, फॉर एग्जांपल आप क्या कहोगे, आपके पास एक सारणी है, उस सारणी का मान आपके पास ये आ जाए कि कोई भी दो पंक्ति, जैसे ये अपने A1 A2 A3, ये आपके पास ये भी A1 A2 A3 हो जाए और ये आपके पास C1 C2 और C3 खाई। तो देखो ये दो कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ एक जैसे हो जाए तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये कभी कभी अपने खुद बनाएंगे, मतलब दो को सेम कर देंगे, वो सारणी का मान 0 हो जाएगा। मतलब बहुत आसान है ये प्रॉपर्टी। कोई भी दो सारणी, कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ समान हो जाए तो उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। 4 नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 4 नंबर प्रॉपर्टी आपको यही कहती है यदि सारणी के किसी भी सारणी के किसी भी स्तंभ को या किसी भी पंक्ति को, यदि किसी भी स्तंभ मतलब किसी भी कॉलम या किसी भी रो को किसी एक संख्यात्मक मान से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में वही गुणा बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल समझो, देखो वो जो उसकी लाइनिंग है वो मैंने बोल दी। फॉर एग्जांपल समझो जैसे एक सारणी है आपके पास, क्या सारणी है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। आपने क्या चेंज किया, आपने इसमें चेंज कर दिया कि मैंने R1 कोई भी पंक्ति, मैंने R1 को क्या कर दिया, K से गुणा कर दिया कि R1 कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, R1 को कि R1 कर दिया, मतलब किसी एक संख्या से गुणा कर दिया। मान लो यहाँ पे कोई भी अवयव था, उसको मैंने 2 से गुणा कर दिया पूरे को, तो 2 से गुणा कर दिया इस पंक्ति को। इसमें से कोई भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ को आपस में गुणा कर दे, किसी भी संख्या से गुणा कर दे, तो उस केस में क्या होता है, जो सारणी का मान आएगा ना, जो सारणी का मान, जैसे इस सारणी का जो भी मान आया था, ठीक है, जो अब सारणी का मान आएगा, अब आपके पास इसका कोई भी मान निकालोगे, अब जिस पहले इसका मान आप सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा ना वो क्या हो जाएगा इस सारणी। अब इसको सॉल्व करने के बाद मतलब जब हम किसी k से गुणा कर दिए तब उसका मान ज्ञात कर रहे हैं ना, तो जो आपने k से गुणा किया है ना वो भी आपके पास उस सारणी के मान के गुणा में आएगा। मतलब क्या है, जो पहले मान लो एक फॉर एग्जांपल अपने ऐसे कर लेते हैं कि k से हमने गुणा किया, लेकिन आपको पूरी बात समझो, आपने इसको लिख के इसका मान ज्ञात कर लिया, मान लो x आया फॉर एग्जांपल। अब आपने इसमें क्या चेंज किया, आपने चेंज किया R1 चेंज टू KR1, ठीक है। तो अब सारणी का मान क्या आएगा, KX आएगा। अब समझ आ गई होगी बात कि भाई जो पहले सारणी का मान आया था
अब किसी के से गुणा करने से वो के क्या हो जाता है, सारणी के मान के साथ गुणा हो जाता है। यही सारणी का दूसरा रूल है। तो सारणी की जो प्रॉपर्टी है वो लिख के आप इन हेडिंग्स को लिख लोगे, एग्जाम्पल को लिख लोगे। तो वहां पे देखो क्या है, एग्जाम्पल थोड़े से टिपिकल दिए हुए जो आपकी बुक में है, मैं आपको पूरा सा विस्तार से समझाता हूँ तो आपको अच्छी बात समझ आएगी। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो आपके पास 5 नंबर प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो, तो उस सारणी को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखो ये कैसा है, ये आपके पास मान लो 5 नंबर प्रॉपर्टी की बात हो रही है। एक सारणिक है, क्या सारणिक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये जो सारणी है ना वो कुछ इस तरह से दे रखी है, जैसे A1 किसी भी एक पंक्ति के साथ कोई भी 2 अवयवों का योग एक साथ दे रखा है, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के साथ। तो जैसे मान लो अपने इस स्तंभ के साथ कोई एक अवयव मान लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे KR है, यहाँ पे भी KR है और यहाँ पे भी KR है। जो ये K है ना वो सारों के साथ ऐड होके आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, जो नई सारणी होगी ना तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये लिख लिया, मतलब इधर इस K को भूल गए, फिर प्लस लगा के अब इस K को साथ अलग लिख लो। अब ये A1 अलग हो गया, A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ठीक है ना, तो उस सारणी को क्या हो गया, 2 अलग अलग अवयवों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। सारणी का मान समझ आ गया कि कोई भी एक जरूरी नहीं है सेम होगा। ठीक है, किसी भी अलग अलग अवयव हो सकते हैं, उनों का मैंने तो सेम लिख दिया ना, KLMN हो सकता है तो KLMN अलग हो जाएगा, कोई फर्क बात। जैसे मान लो आपके दिमाग में ये आ जाएगा KLM कर लो इसको, तो यहाँ पे भी KLM हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सेम होगा, सेम हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को तो सेम हो जाएगा तो दूसरा रूल अपने और पढ़ लेंगे, सेम हो जाएगा तो एक और सेम बना के सारणी पूरी 0 हो जाएगी, तो वो अलग बात है। ठीक है ना, ये अलग अलग ही होंगे, सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 नंबर रूल क्या कहता है, 6 नंबर रूल आपके लिए 6 नंबर गुणधर्म आपको ये कहता है कि सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में से किसी अन्य पंक्ति स्तंभ के संगत अवयवों का अचर गुणज जोड़ने या घटाने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, कोई एक सारणिक है, सारणी की किसी पंक्ति किसी स्तंभ में किसी अवयव के साथ गुणा करके उसको उसमें जोड़ दिया जाए तो उसके योग में मतलब उसके अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो पहले सारणी का मान था वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके पास एक सारणी है, ये आपने एक सारणी बना ली A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये सारणी बनाई। अब वो क्या कहता है, किसी भी पंक्ति के साथ किसी भी अवयव का गुणा कर दो, कोई भी अवयव को गुणा करके जोड़ दो, मतलब 2 पंक्तियों को आपस में जोड़ दो या 2 स्तंभों को आपस में जोड़ दो। जैसे मान लो मैंने इसको क्या किया, जो ये स्तंभ है ना इसको मैंने किसी K से गुणा कर दिया। ठीक है, तो K से गुणा कर दिया ना, जैसे मान लो इसका कोई मान आया X। ठीक है, तो अब आपको गुणा करके, जैसे मैं ये लिख देता हूँ, मैंने इसको K से गुणा करके इसमें जोड़ दिया कि A3 प्लस K B3 प्लस K C3। क्या किया, इसको K से गुणा करके इसको C1 में जोड़ दिया। मैं C3 में क्या किया, पंक्ति को पंक्ति में जोड़ना है, स्तंभ को स्तंभ में जोड़ना है। ठीक है ना, तो ये स्तंभ को इस स्तंभ में जोड़ दिया और इनमें कोई चेंज नहीं है, वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो ये ज्यादा यूज नहीं होता, देखो शुरू वाले जो बताए ना वो ज्यादा यूज होंगे। तो अब आपको क्या बोला गया है, पंक्ति स्तंभ के का कोई अचल गुण जोड़ने घटाने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब पहले जो सारणी का मान आया था अब भी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो x था अभी भी x ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये गुणा चाहे K से गुणा भी किया ना तो जरूरी नहीं कि अब गुणा करके आपको K बाहर आ जाएगा, जी नहीं। इसमें अपनों ने क्या किया, K से गुणा करके अपनों ने सिर्फ K से गुणा नहीं किया है, अपनों ने उसमें जोड़ भी दिया है, तो इसीलिए सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है,
अब 7, 8, 9, 10 4 गुणधर्म और बचे। 7 और 8 इंपॉर्टेंट है, 9, 10 तो वैसे ही छोटे छोटे गुणधर्म है, वो आपको बता दूंगा किस तरह के। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट गुणधर्म है 7 नंबर, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा कि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशि का योग 0 होता है। ये समझो, देखो ये मैं आपके सामने एक सारणी बनाता हूँ, ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये नंबर लिखना जरूरी है इसमें, नहीं तो समझ नहीं आएगा ये आपको। A32, A33, ठीक है, मतलब अवयव का नंबर लिखना जरूरी है। अब उसने कहा कि ये संगत अवयव, जैसे किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के संगत अवयवों का उसी संगत मतलब संगत अवयवों के सहखंडों से गुणा करने पर, जैसे मान लो A11 का सहखंड कौन होगा, A11, ये लिखेंगे। A12 का A12 और A13 का A13, कैपिटल आ जाता है ना, सहखंड को एडजॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इनको आपस में गुणा करने पर, इनको देखो ये पंक्ति है ना, पंक्ति के अपनों में क्या होगा, ये सहखंड है, तो A11 प्लस A12 प्लस A13 का योग क्या होता है, 0। ये इंपॉर्टेंट काफी है, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड और कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है, ठीक है ना, कि A11 संगत, इसको F भी बोलते हैं, फैक्टर, वो फैक्टर बोलते हैं ना, तो फैक्टर भी बोला जाता है, F भी लिखा आता है कहीं कहीं, आपको यदि कहीं F लिखा आएगा ना तो वो F भी सही है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं A कर देता हूँ, इसको आप या लगा के ये भी लिख सकते हो, A11, F11, A12, F12, A13, F13, ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो भी सही है, F भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आपका 7 नंबर गुणधर्म है। और 8 नंबर गुणधर्म कहता है यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान 0 होता है। किसी पंक्ति या किसी स्तंभ की मतलब क्या कहता है, 8 नंबर गुणधर्म ये कहता है कि कोई भी आपके पास सारणी है, जैसे A1, A2, A3, B1, B2, B3, ये 0, 0 है, मतलब एक पंक्ति या एक स्तंभ कोई भी 0 हो तो उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल सी बात है, लास्ट वाली पंक्ति के अनुसार प्रसार करेंगे तो 0, 0, 0, यदि किसी भी अवयव के बाहर ही 0 लिखा हो तो पूरी सारणी का मान ही क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो बहुत सिंपल गुणधर्म है, ठीक है ना। 8 नंबर ये काफी इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, आपको यूज करना है इसका। 9 और 10 भी मैं ऐसे ही बता दूं तो वो आसान है, वो दोनों भी लिखा है। 9 नंबर, ये त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा होता है, कोई आपको खास नहीं है ये भी। यदि किसी सारणी के x के बहुपद और x के स्थान पर a रखकर सारणी का मान 0 हो जाए तो x माइनस a सारणी के मान का एक गुणनखंड कहलाएगा। ये कोई ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट गुणधर्म नहीं है दोनों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो ज्यादा लिखने भी नहीं है, अपने को इन पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, अपने को इंपॉर्टेंट गुणधर्म में नहीं गिने जाते, अपने को बस इन पे ज्यादा फोकस रखो। जो ये वाला गुणधर्म है इसको काफी अच्छे से समझना, ठीक है। अब मैं आपको सारणिकों के गुणा की सारणिकों को गुणा कैसे कर सकते हैं, कोई 2 into 2 की सारणी को क्या अलग अलग अक्रम की सारणिकों को भी गुणा संभव है कि नहीं है, वो बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने गुणा की बात करते हैं। अब अपने सारणिकों का गुणनफल सीखते हैं। सारणिकों का गुणनफल कैसे करते हैं सारणिकों को, जैसे मान लो 2 into 2 है आपके पास, A1, A2, B1, B2, एक सारणी ये है और एक सारणी इसका गुणा करना है, C1, C2, D1, B2, इससे गुणा करना है। तो आपको एक तो पता ही है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा, पंक्ति इंटू स्तंभ गुणा, ये तो आप सबको आता है, पंक्ति इंटू स्तंभ जो मैट्रिक्स में गुणा करते हैं वो। लेकिन जो सारणी होती है ना उसके अंदर पंक्ति को पंक्ति से भी गुणा कर सकते हैं। मैं आपको पंक्ति को पंक्ति से गुणा सिखाता हूँ, पंक्ति इंटू पंक्ति ये सिखाता हूँ। पंक्ति इंटू स्तंभ तो आपको आता ही है, मैट्रिक्स में आपने जो किया था। यदि मैट्रिक्स नहीं समझ आती तो आप मेरी
थर्ड चैप्टर के टोटल 8 वीडियो जब उनको जरूर देखें तो आप उसमें मैट्रिक्स पूरी समझ आ जाएगी आपको। मैं आपको यहाँ पंक्ति को पंक्ति से गुणा कैसे करते हैं देखो, पहली पंक्ति को इससे गुणा a1 c1 प्लस a2 c2, पंक्ति को पंक्ति से करो, फिर पंक्ति को पंक्ति से, तो a1 d1 पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति प्लस a2 d2, फिर दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति b1 c1 प्लस b2 c2, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति क्या आ जाएगा, b1 d1 प्लस b2 d2, ये आ जाएगा आपके पास b1 d1 प्लस d2 d2, ठीक है। तो ये आप क्या कह सकते हो, पंक्ति इंटू पंक्ति। ये 3 इंटू 3 में भी लग सकता है और 2 इंटू 2 में, 2 इंटू 2 जान के लिए क्योंकि 3 इंटू 2 में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 में इसको वीडियो पोस्ट करके आप पंक्ति इंटू पंक्ति गुणा समझ लो कि इस पंक्ति को इससे करना है, ये हो गया पूरा, फिर इस पंक्ति को इससे करना है, ये पूरा हो गया, फिर इस पंक्ति को इससे करना है, यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस पंक्ति को इससे करना है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है पंक्ति इंटू पंक्ति गुणा, ठीक है ना। अब मैं आपको ये नेक्स्ट समझाने जा रहा हूँ। क्या नेक्स्ट है आपके पास कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये तो क्रम समान थे। यदि मान लो आप लोगों ने जब मैट्रिक्स करते थे, मैं आपको कहता था कि इनका गुणा तभी संभव है जब ये अलग अलग, जैसे ये और ये सेम होना चाहिए, ये सेम होता तो ही गुणा संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा, डिटरमिनेंट में ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी क्रम की मैट्रिक्स के गुणा कर सकते हो, ठीक है। 2 इंटू 2 को 3 इंटू 3 से भी गुणा कर सकते हो। जैसे सारणिक तो वैसे भी आपके पास क्या आएगी, 3 2 में नहीं आएगी, सारणिक हमेशा वर्ग में आएगी। अब 2 इंटू 2 का वर्ग है, वर्ग सारणिक है, ठीक है। वर्ग आपके पास डिटरमिनेंट दे रखा है, स्क्वायर डिटरमिनेंट दिया हुआ है, वर्ग सारणिक दिया हुआ है। आपको 2 इंटू 2 को 3 इंटू 3 से गुणा करना है। जैसे मान लो आपके पास 1 2 3 4 ये कोई सारणिक है, इसको आपको गुणा करना है b बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे गुणा करना है कि वो बोल दिया आपको a को b से गुणा करो, तो किससे करोगे, तो देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये देखो, ये a, इसको यदि मैं एक यहाँ रख लूँ, यहाँ 0 0 0 0 1 2 3 4 कर दूँ, तो देखो आपके सामने जो आया है ना। अब इसको उठाऊंगा तो एक का उपसारणिक है कि नहीं है, तो यही आएगा, बाकी सब तो 0, तो वापस ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो बस यही इंपॉर्टेंट था। और b तो आपको 1 4 7 2 5 8 3 6 9 लिखा ही हुआ है। ये गुणा अभी जो सीखा है, जो आंसर आएगा वो सारणी को गुणा 2 इंटू 2 से करो, 3 इंटू, मतलब अब ये पंक्ति पंक्ति से करो, स्तंभ से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने इसको 3 में बदल दिया, मतलब 2 का जो भी होगा ना उसको 3 में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ 1 लगाना पड़ेगा और 1 लगाने से ये सारणी बन जाएगा और इन सबको 0 रखना पड़ेगा। मतलब ये इसके साथ 1 का उपसारणिक बन गया, 1 का 0 का उपसारणिक, तो 0 बाहर ही लिख दोगे तो फिर कोई फर्क थोड़ी रहेगा, तो 0 से पूरा भी 0 बन जाएगा, तो सिर्फ आपके पास यही बचेगा, बाकी सब 0 आएंगे आगे, तो वो 0 आएंगे, तो इसलिए आपका मान क्या आएगा, यही होगा। फिर आप इसका इससे आराम से गुणा कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे नहीं कोई बच्चा सर इसको गुणा कर ले, 4 माइनस 6 सर -2 या इसको कुछ है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दे तो क्या दे सर ये आपके पास आंसर हो जाएगा। जी ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको गुणा करने के लिए 3 इंटू 3 बनाना पड़ेगा, और 3 इंटू 3 मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनाओगे 3 इंटू 3। तो वीडियो पॉज करके इसको भी लिख लीजिए, चलेंगे अब एक्सरसाइज की ओर, क्योंकि और कुछ नहीं बचा है। एक्सरसाइज में डायरेक्ट पहुंचेंगे, अपने जो जो क्वेश्चन है वहाँ पे वो करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 4.2 का, L M 2 और 3 बराबर 0, तो L रेशो M बताना है आपको कितना होगा। तो ये कोई सारणी का है, इसका मान ज्ञात कर लो, ये हो जाएगा 3L माइनस 2M बराबर 0, 3L बराबर 2M, तो यहाँ से L रेशो M बराबर 2 रेशो 3, तो आप कह सकते हो ये पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन, अपने मैट्रिक्स में किया था, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन वहाँ डिटरमिनेंट में कुछ एक्सरसाइज में किया होगा, मेरे को लग रहा है जैसे 4.1 में आया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते जरा। लिखा हुआ है कि द्वितीय पंक्ति के उपसारणिक बताना है आपके पास 2 3 4, फिर लिखा हुआ है 3 6 5, फिर लिखा हुआ है 1 8 9।
ठीक है। ये द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणी बताना है, ठीक है। उपसारणी का मतलब आपको माइनर बताना है, ठीक है। तो द्वितीय पंक्ति के द्वितीय 3 का उपसारणी, 3 का उपसारणी क्या हो जाएगा, उपसारणी बताना है, सिर्फ मान नहीं बताना आपको। 3 का उपसारणी, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, तो 3 4 8 9 बचा, तो आप क्या लिखोगे 3 4 8 9। इसी तरह से 6 का उपसारणी, 6 का उपसारणी क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति छुपाओगे, और कौन सी पंक्ति छुपाओगे, दूसरी पूरी छुपेगी, और ये तो 2 4 1 9, 2 4 1 9, ठीक है। फिर आप 5 का उपसारणी बताओगे, तो 5 का उपसारणी द्वितीय पंक्ति की बात करी थी ना, तो द्वितीय पंक्ति को ही छेड़ना है अपने, तो 5 को 2 3 1 8, 2 3 1 8। अभी भी वैल्यू भी निकालना चाहते हो ना, तो निकाल सकते हो। 27 - 32, अपने को वैल्यू नहीं पूछा, सिर्फ उपसारणिक पूछा था, उपसारणिक मान नहीं का, उपसारणिक का है, तो जितना कहा जाता है उतना ही। अपने को स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना है, जितना आपसे पूछा जाए आप उतना ही जवाब दीजिए, यही बेटर रहता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार बच्चे क्या स्मार्ट बनते हैं, इसका वैल्यू निकाल देते हैं, वो स्मार्ट गिरी में कई बार बच्चे को मार्क्स भी चला जाता है, ठीक है। स्मार्टनेस कभी भी नहीं करें, आप जितना पूछा जाए आप उतना ही काम करें, उसमें आपका ही टाइम बचेगा, उसका कुछ नहीं बच रहा, ठीक है। यदि आप वैल्यू निकाल रहे हो तो उसका क्या जाता है, आप अपना ही टाइम खराब कर रहे हो ना। तो आप क्वेश्चन 1 और 2 नोट कीजिए, चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। जी थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा है सारणी का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो सारणी क्या है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये तो काउंटिंग लिख दी का मान निकालना है। तो मान निकालना है, ऐसे नहीं अपने इसको गुणा करने बैठ जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। देखना आपने को, ये देखो 14 में से 13 घटाए 1, 17 में से 16 घटाया 1, 20 में से 19 घटाया 1, पूरी लाइन 1 बढ़ाई जा सकती है R2 को। इसी तरह से ये देखो, इसमें से ये घटाएंगे तो 1, यहाँ से घटाएंगे तो 1, यहाँ से घटाएंगे तो 1, सेम मिलेगा ना 1 1। और जब दो पंक्तियां समान होती है तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप क्या करो, R2 चेंज टू R2 माइनस R1। हमेशा देखो यहाँ पे जो लिखोगे ना वही यहाँ लिखना पड़ेगा। यदि आपने R3 लिखा है तो यहाँ पे R3 लिखना पड़ेगा, यदि आपने R1 लिखा है तो यहाँ R1 ही लिखना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो R2 चेंज क्या कर रहे हैं, R2 में से R1 घटा रहे हैं, और एक R3 चेंज क्या कर रहे हैं, R3 में से हम R2 घटा रहे हैं, ठीक है। तो करो, देखो पहले देखो R1 लिखा है कि R1 में कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, वैसा का वैसा ही लिखो। 13 16 19, R2 चेंज हो रहा है, जी हो रहा है, R2 में से R1 घटा के लिखना है। 14 में से 13 घटाया 1, 17 में से, तो यहाँ लिख देता हूँ 14 माइनस 13, 17 माइनस 16, 20 माइनस 19, R2 चेंज हो गया। R3 में क्या चेंज हो रहा है, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, 15 माइनस 14, 18 माइनस 17, 21 माइनस 23। अब आप वैल्यू लिख लो, क्या वैल्यू आई आपके पास, 13 16 19 की वैसा का वैसा ही, ये 1 1 1, ये भी 1 1 1, दो पंक्तियाँ समान आ गई। फिर दो पंक्तियाँ समान आती है तो गुणधर्म से आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे ये जरूरी नहीं आपको लिखना है कौन सा गुणधर्म है, आप ये कह सकते हो गुणधर्म से दो पंक्तियाँ समान, इसीलिए मान क्या हो जाएगा, 0। सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको नाम दे दो आप सारणी को, तो भी बेटर रहेगा, यहाँ पे अच्छा लगेगा। यहाँ पे सारणी को पे, यहाँ पे भी सारणी को पे, ये सारणी को पे का मान कितना है, 0 है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं 4 नंबर, यदि किसी सारणी की प्रथम और द्वितीय पंक्तियों को आपस में बदल दे तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला गुणधर्म यही कहता है, प्रथम और द्वितीय पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब आपको कह रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय पंक्ति के अब प्रथम को मतलब R1 चेंज टू R2 कर दिया जाए तो सारणी के मान में क्या हो जाएगा। तो सारणी का मान पहले मान क्या था अपने पास, सारणी को A का मान यदि x था तो अब सारणी को A का मान -x हो जाएगा, मतलब आप क्या लिखोगे, चिन्ह बदल जाएगा, सारणी के संख्यात्मक मान का चिन्ह बदल जाएगा। जो भी संख्यात्मक मान आया था उसका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। जो गुणधर्म लाइन लिखी हुई ना वही लिख देना, यहाँ पे जरूरी नहीं है चौथा क्वेश्चन करना ही है, ठीक है ना।
तो आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे अपने, तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेना। चौथे का भी आज रिजल्ट मैंने बता दिया, 5 नंबर पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको देख लो। 5 नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए 1 1 1 YZ ZX XY और Y प्लस Z Z प्लस X और X प्लस Y। ठीक है, सिद्ध करना है क्या आपको, X माइनस वाई, Y माइनस Z और Z माइनस X, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो आपने को ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपको बिना प्रसार से करना है कुछ ऐसा, तो आप इसमें इसको डायरेक्ट प्रसार लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपने इसको देखो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे अपने गुणधर्म लगा लें। एक अपने पास गुणधर्म होता है क्या कि अपने इसको ऐसा लिख सकते हैं, दो पंक्तियां अलग अलग भी लिखी जा सकती है ना, कि ये इसको अलग करके लिख दें तो अपने पास देखो क्या बनेगा 1 1 1 YZ ZX XY YZX प्लस 1 1 1 YZ ZX XY और ZXY। ठीक है, तो देखो यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y तो सिर्फ इसमें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आपके पास देखो x, ये दो सेम आ रहे हैं। वैसे तो अपने पास गुणा करने की बात क्या है, ये YZX इसमें भी है और इसमें ZXY, तो यहाँ पे भी ZXY है। ठीक है, सेम है। आप इसका नॉर्मली प्रसार करके करोगे ना तो भी हो जाएगा। और प्रसार कैसे करते हैं मैं एक करके बता देता हूँ, आपको आगे वाला आसान हो जाएगा, इसको कर लेना आपको। ठीक है, इसका प्रसार देखो कैसे करोगे। इसका प्रसार करने के लिए एक को उठाया, इसका गुणा इससे तो ZX² माइनस इसका गुणा इससे XYZ आ जाएगा, फिर माइनस YZ X माइनस Z आ जाएगा, फिर प्लस Y इससे करेंगे XY माइनस ZX आ जाएगा। ठीक है, इसको प्लस में लगा हुआ है ना, इसको आप लिख सकते हो ZX² माइनस XYZ माइनस XYZ माइनस प्लस YZ² प्लस XY² माइनस XYZ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा ZX² प्लस YZ² प्लस XY² माइनस 3XYZ आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस लगा हुआ है अपने पास, इसका भी तो प्रसार करना है इसी तरह से। जब इसका प्रसार करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास XYZ माइनस X²Y, फिर माइनस YZ, इसको रखोगे तो Y माइनस X। ठीक है, इसका करेंगे XY माइनस, मतलब प्लस Z को रखा तो क्या आया XY माइनस ZX, XY माइनस ZX आया। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपके पास XYZ माइनस X² माइनस Y² माइनस प्लस हो जाएगा XYZ। ठीक है, और फिर यहाँ से सॉल्व करोगे तो प्लस XYZ ये हो गया और माइनस ZX² ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास यहाँ पे XYZ प्लस का प्लस का प्लस का, ठीक है, ये 3XYZ कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको मिटा दो आप, ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, ये और इधर ये रहा X²Y। ठीक है, आप लिख लो ZX² प्लस YZ² प्लस XY² माइनस X²Y माइनस Y²Z माइनस Z²X। तो यहाँ से अपने सेम बना सकते हैं। देखो सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेने पड़ेंगे इसमें से। ठीक है, कॉमन लेंगे तो अपने पास बन जाएगा ये वाला, मतलब या तो इसको आप गुणा कर लो तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है ना, RHS को भी गुणा कर लेना। मैं इसका आपको एक शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको अपने शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है, आज तो हमने इसको डिटेल से कर लिया, नेक्स्ट क्लास में आपको शॉर्ट से बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह से इस पोर्टल से जुड़े रहें और सुभाष मंदिर, सुभाष एजुकेशन ग्रुप सेवक
बड़ी सेक्टर से आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपको पूरा सिलेबस विथ एग्जाम्पल सहित करवाए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।